सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 6.3 को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 11। हमें यह दिया गया आकृति हमारे सामने है जो बुक में आपको दी गई है, उसमें ए बी और ए सी भुजा बराबर है। ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है। तो एक सिंपल सी बात हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हमें पता है कि भुजा ए बी ये वाली और भुजा ए सी ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हो, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी जो बराबर भुजाएं होती है उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने वाला कोण बन रहा है ए सी और ए सी भुजा के सामने वाला कोण बन रहा है ए बी। ये दोनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। और हमें यहां दिया गया है कि यहाँ पे ए डी लंब है बी सी पर। जो ये ए डी लंब है बी सी पर यानी डी पर 90 का कोण है, बाहर भी और अंदर भी। ऐसे ही ई एफ लंब है ए सी पर। ई एफ लंब है ए सी भुजा पर, तो ये एफ पे कोण 90 का बन रहा है दोनों तरफ। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ए बी डी और ई सी एफ। तो हम सबसे पहले आकृति ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में। देखो पहले भी मैंने आपको बता रखा, अगर आपको इस आकृति में समझ आए तो ठीक है, वरना आप रफली भी बना सकते हो इन आकृतियों को अलग से। कैसे? जैसे हमने पहले भी समझा है वैसी आकृतियों को हम बनाएंगे। हमें यहाँ पे ए बी डी लेना है, तो ए बी डी देखो कहाँ है हमारे पास, ए बी डी ये रहा हमारे पास। इसको हम अलग ले लेते हैं। ए ऊपर है, बी नीचे है और डी मिडल में है एकदम। और डी पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। मैंने बोला था ये दोनों तरफ माना जाता है, तो हमारा 90 का एंगल बन रहा है। वैसे ही हम देखते हैं दूसरी आकृति ई सी एफ। ई ये रहा, सी ये रहा, एफ ये रहा। तो इस प्रकार से कि नीचे ई है, नीचे ही सी है और ऊपर क्या है एफ, और एफ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो हमें इन दोनों आकृतियों को अगर समरूप करना है तो हमें पहला भाग तो मिल चुका है कि इसमें ये डी और इसमें एफ क्या है, बराबर 90 के है। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी बी कोण ए डी बी बराबर है कोण, यहां पे हम लिख सकते हैं ई एफ सी। बीच वाले पे एंगल बनता है और ये समकोण हमारे पास है 90 डिग्री के एंगल है। तो पहली चीज तो बराबर हो गई है। दूसरा ध्यान से देखिए, हमने अभी एक चीज की थी इसके अंदर कि दोनों भुजाएं बराबर थी, उसके सामने कोण हमने बराबर किए थे। तो इस आकृति में कोण बी ये रहा और इस आकृति में कोण सी ये रहा, बराबर किए थे हमने। तो हम लिख सकते हैं, इसका कारण भी हम लिख सकते हैं कि यहां पर कोण जो बी है, इसका नाम आप लिखना चाहे तो एक या दो आप नाम दे सकते हैं, कोण एक और दो। वरना हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी के अंदर ए बी डी कोण ए बी डी, क्योंकि बी पे बन रहा है, बी बीच में आएगा। और दूसरी आकृति में हमारे यहाँ पे सी बन रहा था, तो हम लिख सकते हैं ई सी एफ, क्योंकि सी पे बन रहा है बीच में कौन। इसके लिए आप कारण लिख सकते हो कि ये था, हमें दिया हुआ था ए बी बराबर ए सी था और समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या पहले अलग से लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अब हमारे पास दो एंगल बराबर हो चुके हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ए समरूपता रूल की वजह से, समरूपता कसौटी से हमारी जो त्रिभुज थे, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। और ये सवाल नंबर 11 होता है हमारा कंप्लीट। सवाल नंबर 12, हमें यह दिया गया है कि ए बी सी भुजाएं ए बी और बी सी पर माध्यिका ए डी है। एक आकृति दी गई है जिसमें हमें दिया गया एक ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए बी सी ये और माध्यिका ए डी। एक अन्य त्रिभुज जो पी क्यू आर हमें दिया गया है, उसमें भी पी एम एक माध्यिका दी हुई है और वो भुजाएं समानुपाती हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो जो दिया है सिर्फ हमें वही लिखना है। पहले त्रिभुज एबीसी में हमारे पास कौन सी भुजा थी, ए बी भुजा, और दूसरी कौन सी थी, बी सी भुजा।
तीसरी कौन सी भुजा थी, माध्यिका थी, कौन सी, एडी। ठीक है, ये अन्य त्रिभुज पी क्यू आर जो हमारा दिया गया उसकी भुजाएं पी क्यू, फिर क्यू आर, लाइन से जैसा दिया वैसे ही, फिर माध्यिका पी एम, उसके समान अनुपात में है। तो ये हमने जो दिया था उसी अनुरूप लिख दिया है। अब इससे हम एक चीज समझते हैं, ए बी हमारा ये रहा और ये दूसरे त्रिभुज पी क्यू के अनुपात में बराबर है दूसरी भुजा बी सी के, ये बी सी भुजा है, और दूसरी आकृति के अंदर क्यू आर भुजा के, और तीसरा माध्यिका ए डी और माध्यिका पी एम के अनुपात में बराबर है। अब एक चीज हम यहाँ से समझ सकते हैं, माध्यिका का मतलब क्या होता है कि ऐसी भुजा जो नीचे वाली भुजा को हमेशा दो बराबर भागों में विभक्त करे, यानी कि ये दोनों भाग क्या आएंगे, हमारे बराबर आएंगे। आकृति कच्चा चित्र है तो आपको लग रहा होगा कम ज्यादा, परंतु माध्यिका हमेशा बराबर दो भागों में समद्विभाजित करती है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रफली कि हमारा जो भूभाग है बी डी और दूसरा भाग है डी सी, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो हमारी पूरी भुजा क्या बन जाएगी, बी सी। सेम ऐसे ही इस पार्ट को और इस पार्ट को मैं प्लस करूंगा तो पूरी भुजा क्यू आर बन जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है कि दोनों भाग बराबर है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अब नाम बराबर इससे भी लिख सकते हैं कि बी डी बराबर है डी सी के, ये भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया बी डी ठीक है, प्लस में डी सी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर में क्या है, बी सी। तो बी डी कितने हो गए, दो हो गए, और ये हमारी भुजा के जो साथ में गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी कि आधा कर देंगे इस भुजा का। सिंपल सी लैंग्वेज हम समझे तो माध्यिका हमेशा समद्विभाजित करती है, पूरी भुजा को आधी कर देती है, पूरी भुजा को आधी कर देती है। इसका मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ जो बीसी भुजा और क्यू आर भुजा उसी को हमें आधा करना, बाकी एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा। और आधा क्यों होता है ये मैंने आपको भी बता दिया है कि माध्यिका हमेशा पूरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब पूरी भुजा को आधा कर देती है। मान लीजिए ये हो गया आधा, पूरी भुजा क्या थी, बीसी। ऐसे ही पूरी भुजा क्या थी, क्यू आर, और उसका क्या हो गया है, ये आधा, यानी हाफ हो गया है। अब हमें क्या करना है, पहले वाले को और आखिरी वाले को तो एज इट इज ही लिखना है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, बीच वाले के अंदर आधे का मतलब ये होता है कि बीसी जो भुजा है उसका आधा भाग हो गया है, दोनों भाग बराबर ही है, तो आधे भाग को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी। क्या लिख सकते हैं, बी डी, क्योंकि हमने अभी बताया था ना दोनों भाग बराबर होते हैं, और ये आधे के बराबर में क्या हो सकता है, बी डी। वैसे ही पूरी भुजा क्यू आर के आधे के बराबर में क्या हो सकता है, क्यू एम। तो हमें क्या मिला, देखो ये हमें मिला है समीकरण 1 से। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो आकृति थी त्रिभुज, ये किसमें भुजाएं समानुपात आ रही है वो हम लिख देते हैं। जो समीकरण 1 हमें मिली है, 1 से हमें कौन से त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं, क्योंकि तीन भुजाएं समानुपाती हो रही है। तो हम देख लेते हैं ए बी, तो हमारे पास ये रही पी क्यू, दूसरा हो गया बी डी भुजा, ये किसके, क्यू एम के, और तीसरा होगी ए डी भुजा, किसके होगी, पी एम के। तो हमारी आकृतियां देखो ए बी डी ये वाली आकृति एक, और पी क्यू एम ये दूसरी आकृति होगी। तो हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हुआ है कौन सी आकृति, दूसरी, पी क्यू एम के। और अब हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इस वाली आकृति में हम ये कोण ले सकते हैं, और इस वाली आकृति में भी हम ये कोण ले सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि कोण बी, कोण किसके बराबर हो गया, क्यू के। इसको हम क्या दे सकते हैं, ये हम दे सकते हैं समीकरण 2। अब ध्यान से हम देखते हैं, इसमें हम एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि संगत भाग बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारी समीकरण 2 बन गई। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था त्रिभुज एबीसी। तो हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी, वह दूसरा क्या था, पी क्यू आर, पी क्यू आर में।
अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज एबीसी ये रहा, एबीसी पूरी बड़ी वाली आकृति है और पीक्यूआर भी पूरी बड़ी वाली आकृति है। दोनों के अंदर पहली चीज तो हमें समीकरण 2 से मिल गया है कि b बराबर है q, और ये b और q पूरी आकृति के अंदर आ रहा है, और ये हमने समीकरण 2 से लिया है जो हम सिद्ध कर चुके हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें समीकरण 1 से क्या मिला था जो एक्चुअली हमें दिया हुआ भी था। यहाँ पे देखिए ए बी बराबर, ये ए बी भुजा पूरी वाले में आ रहा है और ये किसके अनुपात में बराबर थी, ये थी पी क्यू के। तो ए बी पी क्यू के अनुपात में बराबर है। दूसरी भुजा कौन सी थी, दूसरी भुजा हमारी कौन सी आ रही थी इसके अंदर, दूसरी भुजा आ रही थी हमारी यहाँ पर बीसी भुजा, पूरे त्रिभुज में बीसी भुजा आ रही थी और ये अनुपात में किसके बराबर थी, पूरी भुजा क्यू आर के, और ये भी हमें बराबर दिया गया था, ये रहा बीसी और क्यू आर अनुपात में बराबर है, ये में दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास यहाँ पर एक कोण और दो भुजा समानुपात में बराबर होती है तो हम लिख सकते हैं एस से एस रूल से क्या हो गया, ये समरूप। और हमारी जो त्रिभुज थे, त्रिभुज एबीसी जो हमें क्वेश्चन में पूछा भी गया है, होता है समरूप किसके, पी क्यू आर के। और ये सवाल हो गया हमारा इति सिद्धम कंप्लीट। सवाल नंबर 13, हमें यहां दिया गया एक त्रिभुज है एबीसी और उसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। एक एबीसी त्रिभुज, उस पर डी एक बिंदु है जो कोण एडीसी, ये कोण एडीसी ये वाला, कोण एडीसी ये वाला, और कोण बीएसी, बीएसी ये पूरे वाला, ये क्या है, बराबर है। तो हमें सबसे पहले हमें ये दिया गया है, तो एक त्रिभुज हमारा कौन सा आ गया, ये वाला जिसका नाम है एडीसी, हम लेते हैं त्रिभुज एडीसी। और दूसरा हम ले लेते हैं पूरा त्रिभुज जिसमें पूरा कोण आ रहा है, तो पूरा त्रिभुज कौन सा हमारा, बीएसी हो गया। तो त्रिभुज बीएसी में इसके अंदर हमें सबसे पहले जो दिया हुआ देखते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में हमें एडीसी कोण दिया हुआ है और बड़े वाले पूरे त्रिभुज में बीएसी कोण दिया हुआ है और ये दिया हुआ बराबर है। तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, रीजन में दिया है। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे और हम इसमें क्या बराबर कर सकते हैं समरूप करने के लिए, बाकी चीजें हम बाद में सिद्ध करेंगे। तो समरूप करने के लिए हम एक चीज देखते हैं कि ए डी सी में ये कोण सी आ रहा है, बी ए सी पूरे वाले में भी सी आ रहा है, तो सी दोनों तरफ क्या हो गया है, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। तो दो कोण बराबर है, तो ए रूल से हमारी आकृति क्या हो गई है, समरूप। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी के। और हमें एक चीज पता है कि जब हमारा समरूप आकृति होती है तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या भुजाएं होती है समानुपाती होती है। तो हम देखते हैं त्रिभुज एडीसी के अंदर हम एक चीज देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर कोण दिया गया था जो हमें पहले से दिया गया, उसके सामने वाली भुजा ले लेते हैं हम एसी, जिसको हम एसी लिखें या सीए लिखें एक ही बात होती है। सीए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें सिद्ध करने में सीए ही आ रहा है, उसको एसी लिख दो सीए लिख दो एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट्टे में हम बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जो पूरा कोण दिया था बीएसी, उसके सामने वाली भुजा ले लेते हैं। उसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी या सीबी, बीसी लिखो सीबी लिखो, मैं सीबी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें वहीं पे वही सिद्ध करना है बराबर में। और हमें पता है कि जो कोण दिया था उसके सामने वाली भुजा ली, ये कोण दिया उसके सामने वाली भुजा ली। और भुजाएं समानुपाती कर सकते हैं हम। छोटे वाले त्रिभुज के अंदर ध्यान से देखो ये सीडी दिख रहा है और ये कोण के साथ वाली भुजा है, तो बड़े वाले त्रिभुज में भी हम कोण के साथ वाली भुजा ले लेते हैं, कौन सी है, सी है। तो सी डी बट्टे में सी ए लेने को मैं कोण के साथ ये वाली भुजा भी ले सकता था, परंतु मैंने ये इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मुझसे जो पूछा है मैं उसी चीज़ों का ध्यान रखूंगा। मुझे यहाँ पे सी ए और सी डी चाहिए, तो मैं दूसरे वाले भाग की तरफ जाऊंगा नहीं।
तो इस प्रकार से हमारे संगत भाग समानुपाती होते हैं। अब इसको एक चीज ध्यान से लिखते हैं, हम यहां लिख देते हैं संगत भाग। अब एक चीज देखिए, यहां पे हमारा है सी ए, जो भाग में उधर बराबर के उधर सी है वो भाग से इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में। और सी डी इधर है, ये जो बट्टे में सी बी है वो कहाँ चला जाएगा, भाग से उधर जाएगा तो बराबर से गुणा में। सी ए क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और ये दोनों गुणा में हमें रखने हैं, आगे पीछे हम रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब हम 2 की गुणा 3 से करो या 3 की गुणा 2 से करो, इनके स्थान परिवर्तन करने से हमारा आंसर बदलता नहीं है। तो वैसे ही मैं सी बी को आगे कर दूंगा डॉट यानी मल्टीप्लाई, सी डी को पीछे कर दूंगा। तो हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो हमारा सवाल नंबर 13 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 14, हमें यहां दिया गया है दो आकृतियां हमारे सामने है, ए बी सी और पी क्यू आर। दोनों के अंदर हमें दिया गया है माध्यिकाएं हैं ए से डी और पी से एम। हमें यहाँ पर ये करना है, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ क्या है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है लिखा हुआ है कि जो हमारी आकृति है उसमें भुजा ए बी समानुपाती है दूसरी वाली आकृति पी क्यू के। इसी प्रकार इसकी भुजा ए सी ये समानुपाती है दूसरी त्रिभुज के पी आर के। और पहली आकृति की जो माध्यिका ए डी है वो समानुपाती है दूसरे की माध्यिका पी एम की। यह हमें दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया, सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है जो हमारी ये पूरी आकृति है त्रिभुज ए बी सी और ये हमें समरूप करनी है दूसरी आकृति पी क्यू आर की। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले रचना से कुछ भी आकृति मिला सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं रचना से, और रचना से हमने क्या किया, भुजा ए बी का मध्य बिंदु ई ले लिया, क्योंकि ए बी सी डी के बाद हमने ई ले लिया, बिंदु कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं हमने बिंदु ले लिया ई। तो आकृति रचना में हम लिख देते हैं ई हमने क्या लिया है, मध्य बिंदु, और ये मध्य बिंदु किसका है, भुजा ए बी का। और हम यहाँ पर ये दे सकते हैं कि हम ई से लेकर डी तक एक भुजा खींच रहे हैं, ई से लेकर डी तक भुजा, और वो हम इस प्रकार से खींच रहे हैं कि हमारे सामने वाली भुजा क्या हो जाए, समांतर। ऐसे ही दूसरी आकृति में करेंगे, दूसरी आकृति में भुजा पी क्यू का मध्य बिंदु ले लेंगे, पी क्यू आर एम के बाद एन ले लेंगे हम। तो हम लिखते हैं कि बिंदु एन से मध्य बिंदु है, परंतु किसका इस बार, पी क्यू का। और इसी के साथ हम ये लिख देते हैं कि एन से लेके हम एन तक एक भुजा खींच रहे हैं जो हमने समांतर किया है भुजा पी आर के, और ये हमने रचना से किया है। अब हमें एक चीज तो पता है कि अगर हम जो बिंदु मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि मध्य बिंदु हमेशा इस पूरी भुजा को बराबर काटता है, यानी हम लिख सकते हैं ये इसका मध्य बिंदु है। तो इस वजह से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमने भुजा खींची है ईडी, जो हमने भुजा खींची है ईडी, वो दूसरी वाली भुजा के, हमें पता है कि ए बी का मध्य बिंदु है तो ए बी को आधा करता है, और ये ए बी हमेशा इसके समानुपात में हमें बराबर भी दिया गया ए सी के है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आधा है किसके, ए सी के। इसी प्रकार हम अगर दूसरा हमारा जो भुजा हमने खींची है एन एम, हमने एक चीज तो समझ ली है कि एन मध्य बिंदु है पी क्यू भुजा का, और पी क्यू हमारी किसके बराबर में आ रही थी, पी आर के। तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि एन एम मध्य बिंदु का मतलब आधा कर रहा है, और भुजा जो हमने समांतर वही ले लेते हैं पी आर के, ठीक है। और ये हमारा किस प्रमेय के द्वारा हो गया है, एमपीटी, या पहले की प्रमेय जो आप पहले के कक्षा में सीख के आ रखे हैं, यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय से हमने इसको हाफ कर दिया है, आधा कर दिया है, क्योंकि मध्य बिंदु है ही। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ईडी हमारा आधे एसी के बराबर हो गया है और एनएम हमारा हो गया है आधे पीआर के बराबर। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो हमें यहाँ पे दिया गया है ए बी बटे में पी क्यू समानुपाती है, ए सी बटे में पी आर और ए डी बटे में पी एम। हमने अभी एक चीज समझी है कि मध्य बिंदु की वजह से हम रेखाओं को आधा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहले ही समझ चुके हैं कि ए सी आधी हो रही है, और ए सी के बराबर कौन सी भुजा है, ए बी, तो ए बी भी क्या हो रही है, आधी हो रही है, हाफ हो रही है। तो हम लिख सकते हैं हाफ ए बी, और इसी के समान दूसरी आकृति में पी क्यू क्या आ रहा था, हाफ, यानी कि
आधा हो रहा था, और AC तो हमने पहले बता दिया हाफ हो रहा है, और ऐसी दूसरी आकृति PR है वो भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, ये भी हम बता चुके। और जो AD माध्यिका है उसका हमने अभी कुछ किया नहीं है, माध्यिका PM वैसे का वैसे। अगर इनको बराबर करना चाहिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ऑलरेडी जो हमें दिया गया वो बराबर भी आ जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, AB भुजा को अगर हम आधा करेंगे तो क्या बनेगा, AB भुजा को आधा करने पे क्या बनेगा, AE या फिर EB, दोनों भाग बराबर है। तो हम आधा करें तो लिख सकते हैं AE लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं EB भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। ऐसे ही दूसरी आकृति PQ है, जिसमें आधा करेंगे तो हम लिख सकते हैं PN बटे में PN बराबर। ऐसे ही हम AC भुजा को आधा करेंगे तो AC का आधा तो हम समझ ही चुके हैं कितना आ रहा है, ED, क्योंकि हमने ये समांतर रचना से खींची है। और इसी प्रकार दूसरी हम भुजा देखते हैं हमारी PR, तो PR किसके आधी हमने की थी, NM के, और इसी से हम AD और PM का हमने कुछ नहीं किया था, जो माध्यिकाएं थी एज इट इज वैसे की वैसे आ जाएगी। तो हम क्या देखते हैं, हमारी अब आकृति कौन सी बन रही है, AE किस में आ रहा है, AE हमारे ये आ रहा है, हम यहाँ देख लेते हैं AE हमारा ये आ रहा है, और उसी के समांतर हम देखें दूसरी आकृति में PN हमारा ये आ रहा है। अब इसी में देखते हैं अगली भुजा कौन सी आ रही है, ED हमारी ये रही, और इसमें NM, और अगली है भुजा AD ये रही, और इसमें है PM। तो ध्यान से देखो कौन सी आकृति अब हमारी पास आ रही है, इनके हिसाब से समानुपाती भुजों के आधार पर हमारे पास त्रिभुज आ रहा है AED और PNM, ये वाली आकृति है जो हमारी तीनों चीजें, तीनों भुजाएं समानुपाती आ रही है। तो हमारी आकृति त्रिभुज AED और दूसरी आकृति है PNM, ये क्या आ रहा है, समरूप आ रहा है। क्यों, क्योंकि तीनों जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। हाँ, हमें नियम लिखना हो तो हम लिख सकते हैं भुजा भुजा और भुजा समरूपता कसौटी से। तो अब एक चीज देखिए, जब कोई आकृति समरूप हो जाती है तो उनके संगत भाग हम क्या कर सकते हैं, बराबर या समानुपाती कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों जो आकृतियां हैं उसमें वो भाग लेते हैं जो हमें सिद्ध भी करना है, हमें सिद्ध करना है ABC। तो ABC में ABC। अब देखते हैं ये AED में क्या आया है, देखो ABC चाहिए, अब B और C तो हमारे आए नहीं, लेकिन A जरूर इसके अंदर कॉमन आया है, तो हम इसमें A को ही ले लेते हैं। दूसरी आकृति हमें सिद्ध करनी है PQR, लेकिन जो हमने त्रिभुज लिया उसमें ना Q आ रहा है ना R आ रहा है, उसमें P आ रहा है, तो हम P को ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोनों आकृतियों में कोण 1 और कोण 2 बराबर है। अब ये बराबर क्यों है, क्योंकि समरूप जो आकृति होती है उसके संगत भाग क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं और भुजाएं समानुपाती होती है, क्योंकि आकृति पहले से समरूप है। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं इसी अनुरूप एक और आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। इस बार हम कर सकते हैं इस प्रकार से भुजा को खींचेंगे, इस प्रकार से रचना से लिखेंगे हम, रचना से ही, और इसके अंदर हम लेते हैं D से लेके और यहाँ पे मध्य बिंदु अब दूसरी भुजा का ले लेते हैं। जैसे हमने E को मध्य बिंदु लिया था, इस बार हम दूसरी भुजा का मध्य बिंदु लेकर इस प्रकार से रेखा खींच सकते हैं, जो अब देखें तो पिछले वाली आकृति के जैसे ही रहेगा। पहले AD भुजा खींच दीजिए AC के समांतर, अब हम यहाँ पे एक नई भुजा खींचते हैं जो AB के समांतर है। ऐसे ही हम इसमें मध्य बिंदु लेंगे, और जैसे हमने NM समांतर खींची थी PR के, अब हम नई भुजा लेंगे जो PQ के समांतर हो। तो अब हमें क्या करना है, हम एक चीज तो समझ चुके हैं कि जब समांतर भुजाएं खींचेंगे तो उसकी आधी हो जाएगी, और इस प्रकार से ये चीज जो हमने इधर इस वाले आकृति में सिद्ध की थी, अब हमारा सेम ये वाली आकृति आएगी इसी के अपोजिट, तो हमारा ये भी सिद्ध हो जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में ये वाली आकृति है उसमें ये वाला कोण और इस वाली आकृति में ये वाला कोण बराबर ले लेंगे। दोबारा बता दूं हमारी ये आकृति क्यों आएगी, जैसे हमने अभी ये समांतर रेखा खींची थी रचना से, सामने वाली समांतर रेखा हमने बराबर की थी, और हमने क्या किया था, आधा करने के बाद आकृति से त्रिभुज निकाला था और समरूप था तो संगत भाग बराबर कर दिए। अगर हम जस्ट अपोजिट ऐसे फिर से एक समांतर भुजा खींचते हैं रचना से, तो सेम का सेम इस बार ये वाली आकृति हमारी क्या हो जाएगी, समरूप, यानी कि A D और यहां पर कोई भी बिंदु हम F बना सकते हैं,
यहाँ पे हम पी एम और यहाँ पे हम कोई भी बिंदु ले सकते हैं, ओ ले सकते हैं, पी ले सकते, पी तो आ रखा है, तो ऐसे हम कोई भी नाम ले सकते हैं। तो हमारी ये वाली आकृति समरूप होगी, तो उसके संगत भाग हम क्या कर सकते हैं, बराबर। तो हम कोण 3 और 4 को क्या ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं। तो अब एक चीज समझिए, हमें यहाँ पे रचना और पूरी आकृति वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ इतना ही लिख देंगे कि हमारी जो आकृति थी जैसे हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो उसी के अनुरूप जो सिद्ध किया उसी को हम लिख सकते हैं कि उसी के अनुरूप, ठीक है, हमारी जो आकृति थी जिसके अंदर हमने अब क्या लिया है, कोण 3 और कोण बराबर है 4, जो हमने क्या कर दिया है उसी का अनुरूप, उसी के सिमिलर हमने सिद्ध कर दिया है। तो ये हमारे कोण 1 नंबर समीकरण में हल हुए थे, ये समीकरण नंबर 2 में हल हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए था पूरी आकृति को समरूप करना। तो हमें एक चीज पता है कि हमारे पास अगर पूरी आकृति को हम दोबारा से देखें तो एक हमारा बन रहा था ए बी और सी, और एक हमारा बन रहा है पी क्यू आर। तो हमें त्रिभुज लेने ए बी सी और पी क्यू आर, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें पता है ए बी सी के अंदर हमारे पास पहले से दिया हुआ है ए बी भुजा पी क्यू के समानुपाती है, तो इसकी भुजा ए बी, ये भुजा ए बी भुजा, ये दूसरी आकृति के पी क्यू के क्या है, समानुपाती है। इसी प्रकार फिर से हम देखें ए सी भुजा, इधर वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये भी समानुपाती है किसके, पी आर के। तीसरी भुजा जो हमें दी गई थी वो तो उसके अंदर थी, लेकिन हमें अंदर वाली भुजा तो अब मान ही नहीं रहे, तो हमें क्या चाहिए, हम देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 ये रही, कोण 1 बराबर कोण 2, और समीकरण 2 ये रही, इधर इधर वालों को जोड़ लेते हैं 1 और 3 को, और इधर उधर वालों को 2 और 4 को जोड़ लेते हैं। तो देखो 1 और 3 कौन कौन सा, हमारा आकृति में 1 और 3 जुड़ के पूरा बनेगा कोण ए, कोण को क्या बनेगा पूरा ए, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। वैसे हम नॉर्मली ये लिख सकते हैं कि कोण ए है, और इधर वाला हो गया कोण 2 और 4, पूरा जुड़ के क्या बनेगा कोण पी। अगर आप ऐसे देना चाहें नाम कि ए बी ए सी या क्यू पी आर, तो वो भी लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण बराबर है, तो हमारी आकृति त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। नियम क्या रहेगा हमारा, दो भुजाएं समानुपाती एक कोण बराबर, तो हम लिख सकते हैं एस से एस रूल से हमारी आकृति क्या हो गई है, सिद्ध। तो हम इसे हेंस प्रूफ या इति सिद्धम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 15, हमें यहाँ दिया गया है 6 मीटर वाला एक स्तंभ है, एक पोल है जिसकी ऊंचाई भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो एक चीज देखिए, मान लीजिए कोई भी एक पोल लगा है, कोई भी एक स्तंभ है, कोई भी एक मीनार है, उसकी छाया हमेशा जमीन पर ऐसे गिरती है, तो वो हमें कितनी दी गई है, 4 मीटर, और उस स्तंभ की लंबाई कितनी थी, 6 मीटर, यानी 6 मीटर ऊंचाई की शेडो जो पड़ रही थी, परछाई जो आ रही थी वो 4 मीटर थी। ठीक है, नाम हम खुद लिख लेंगे, दिए हुए हैं नहीं, कुछ भी लिख सकते हो आप, ए बी सी जैसे भी हो। इसी प्रकार ये कह रहा उसी समय एक मीनार था, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर, छाया मतलब जमीन पे जो पड़ेगी वो है 28 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये हमें ज्ञात करनी। तो अब देखिए, नाम हम लिख सकते हैं पी क्यू आर, जो भी आप मर्जी से चाहे लिख सकते हैं क्योंकि दिए गए नहीं है। अब हमें ये पी क्यू ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे कोई पाइथागोरस प्रमेय तो यूज हो नहीं रही है, जो ये हमें दे कि ये निकालिए, अगर यही निकालना तो पाइथागोरस से निकाल लेते। अब यहाँ पे एक भुजा दी है, दो भुजाएं नहीं है, लेकिन हमें तो एक निकालनी, तो पाइथागोरस तो यूज होगी नहीं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। हमें करना है कि जो ये आकृति में ये भुजा ज्ञात करनी है, इसके लिए हम पहले दोनों आकृतियों को लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर, जो भी आपने नाम लिखा है वह
त्रिभुज पी क्यू आर में। और दोनों आकृतियों में हमें क्या करना है, पहली चीज समानुपाती करने के लिए कि यहां पर ये जो कोण है और ये वाला कोण बराबर होगा। कोण बी और क्यू क्या होगा, बराबर 90 डिग्री एंगल से। अब ये समकोण क्यों होगा बता सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई पोल, कोई बिल्डिंग, कोई मीनार, कोई खंबा, टावर कुछ भी लगा होगा वो सीधा लगा होगा, और अगर वो सीधा लगा है तो एंगल क्या होंगे, हमेशा 90 डिग्री के एंगल में ही लगे होते हैं। जो भी मीनार बनती है, बिल्डिंग बनती है, वो 90 डिग्री के एंगल भी बनती है। तो बी और क्यू तो दोनों हो गए सिमिलर। अब हम देखते हैं दूसरा, जब भी ये कह रहा है एक समय पर चाहे बिल्डिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो इक्वल आएगा। तो आपकी ऊंचाई के हिसाब से शैडो छोटा या बड़ा बनता है, लेकिन जो आपका एंगल होता है सूरज का, उस समय सूरज जहां पे रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल। तो परछाई जहां पे पड़ेगी वहां पे जो आपका एक्यूट एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा न्यून कोण। तो हम कह सकते हैं कोण सी बराबर रहेगा कोण आर के। यहां पे आप लिख सकते हो परछाई पर बना कोण। एक चीज ध्यान रखिए, तभी बराबर होगा जब एक समय की बात हो रही हो। आकृतियां छोटी मोटी हो सकती है, लंबाई छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन जो सूरज रहेगा उसका एंगल बराबर रहेगा। तो जहां पर भी गिरेगा एंगल बराबर ही आने वाला है जब एक समय पे दिया हो। तो अब हम यहां देख सकते हैं कि हमारे दो कोण बराबर है। तो हमें पता है ए और ए रूल से हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया है पी क्यू आर के। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब भी आकृति समरूप हो जाती है तो उनके संगत भाग बराबर हम ले सकते हैं। तो हम लेते हैं जो हमें भुजाएं चाहिए वही लेंगे। तो पहले की हम भुजा ले लेते हैं ए बी, ये समानुपाती बराबर होगी दूसरी आकृति के पी क्यू के। और इसकी भुजा ले लेते हैं वापस बी सी, ये समानुपाती होगी क्यू आर के, क्योंकि ये संगत भाग है। अब हमें पता है कि ए बी का नाप कितना था, 6 मीटर। पी क्यू का कितना था, ये तो हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार बी सी का नाप कितना था, 4 मीटर। और क्यू आर का नाप कितना था, 28 मीटर। तो देखो 4 से 28 तो 7 बार कट रहा है। अब देखते हैं, ये 6 है, सामने 1 है। जो बट्टे में यानी भाग में है वो बराबर से उधर किधर जाएगा, गुणा में। और जो बराबर से इधर भाग में है वो उधर जाएगा, बराबर से उधर जाएगा, तो किस तरफ चला जाएगा, गुणा में। तो 6 की 7 से गुणा करने पे कितना आएगा, 42। और पी क्यू की गुणा 1 से करने पे क्या आएगा, पी क्यू। तो हमें क्या पूछा था, मीनार की ऊंचाई, मीनार था पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है, 42 मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 16, हमें यहां पर दिया गया है एडी और पीएम दो त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर है, उसकी माध्यिकाएं हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि एक त्रिभुज एबीसी और एक पीक्यूआर हम बना लें। तो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें एडी माध्यिका बीच में होती है और पीएम दूसरी वाली आकृति में माध्यिका बना लेंगे। अब ये कह रहा है, ये त्रिभुज हमने ऐसे पहले ही बनाया, ये कह रहा है कि आपको त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर जो हमने एक पहले सवाल के अंदर सिद्ध किया था समरूप, यहाँ पे ये समरूप पहले से दिया हुआ है। तो हमें पहली चीज क्या करनी है, दिया हुआ हमारे पास ये है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। और हमें एक चीज का पता है कि जब भी हमारी आकृति समरूप हो तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, कोण बराबर और भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम इसी त्रिभुज को ले लेते हैं, पहले त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर को समरूप हमें दिए गए, तो हमें पता है कि उनके संगत भाग यानी भुजा AB समानुपाती होगी दूसरी भुजा PQ के। इसी प्रकार हमें यहाँ पे क्या करना है, दूसरा हम लेते हैं इसी की त्रिभुज की भुजा AC, ये हमारी क्या होगी, समानुपाती हो जाएगी दूसरी वाली आकृति के PR के। और इसी प्रकार हमारी भुजा BC समानुपाती हो जाएगी QR के। अब मैंने BC पूरा क्यों लिया है, क्योंकि आकृति उसने ABC बोली है, तो हम पूरी आकृति लेके चलेंगे। तो ये भुजा इसके, ये भुजा इसके और ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के समानुपाती हो जाएगी, क्योंकि ये संगत भाग है।
और इसी के साथ साथ एक चीज देखिए, जब हम पूरी आकृति ले रहे हैं तो हमें पता है कि ये वाला बी कोण क्यू कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये भी हमारा क्या है, संगत भाग है। अब हमें क्या करना है, इस आकृति में हमें एक चीज को ध्यान नोट करना पड़ेगा कि यहां पर हमारी जो भुजा ए बी और पी क्यू है ये ठीक है, लेकिन हमें ए बी पी क्यू तो पहले से सिद्ध भी करना, तो ये वाला तो हमें चाहिए था, हमें मिल चुका है, लेकिन हमें ए डी और पी एम भी चाहिए, ए डी और पी एम जो हमारे पास नहीं है। तो हमें एक चीज समझना है कि आपको सिद्ध क्या करना है, ए बी और पी क्यू, ए बी इसमें ये रही, पी क्यू ये रही, और हमें साथ में चाहिए ए डी जो इसमें ये रही। तो पहले मैं पहले वाली आकृति देता हूँ, ए बी और ए डी। तो यहाँ पे मैं रफली बना लेता हूँ, ये हो गया मेरा ए से लेके बी तक, और दूसरी भुजा गई ए डी बीच में है। ऐसे ही यहाँ पे पी क्यू ये रहा, पी ऊपर और क्यू नीचे, और उसमें भुजा गई पी एम जो हमने यहाँ पे बना दी मिडल में एकदम रफली, और नीचे वाली भुजा को मिला दिया। तो हमें त्रिभुज कौन से लेने पड़ेंगे, ये वाले, तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारी आकृति को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो हम क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू। हम यहाँ इसको समीकरण नाम देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सिद्ध करना है बराबर। तो देखो पहली चीज देखो, ए बी डी में कौन बी आ रहा है और पी क्यू एम में कौन क्यू आ रहा है, ये पहले से हम बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो हम लिख देंगे b बराबर है q के इस वाली आकृति में, और ये क्या है, यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 2 के द्वारा, समीकरण 2 के द्वारा ही हमने ये सिद्ध किया था, यहाँ समीकरण 2 नाम दिया था। चलिए फिर हम लिखते हैं कि हम समीकरण 1 के अंदर हमने क्या बराबर किया था, इस आकृति में भुजा ए बी को हमने बराबर किया था किसके, पी क्यू के। तो वो हम लिख सकते हैं ए बी किसके समरूप था, किसके अनुपात में आया था, पी क्यू के अनुपात में आया था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज, एक छोटी सी बात को हमें नोटिस करना पड़ेगा कि हमारे पास जो हमें भाग दिए गए थे, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया था, चाहिए हमें ए डी ए जो बीच में से काट रहा है। तो हमने एक चीज नोट की हुई है कि माध्यिका हमेशा बराबर बीच में से काटती है। तो जो पूरी भुजा होती है बी सी, इसको हम रफली भी समझ सकते हैं कि पूरी जो भुजा होती है हमारी मध्य बिंदु से काटने से जो पूरी भुजा होती है, जैसे हमारे पास भुजा थी बी सी, वो क्या हो जाएगी, इस मध्य बिंदु की वजह से बराबर भागों में कट जाएगी। तो हमें पता है कि जब भी मध्य बिंदु आता है तो पूरी भुजा का वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो हम बी सी जो भुजा बराबर दे रखी थी उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि बी सी का क्या हो जाएगा, हाफ। और ऐसे इस आकृति क्यू आर में भी क्या हुआ था, क्यू आर जो हमें बराबर दिया गया था, ये पूरी भुजा का मध्य बिंदु है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, हाफ, आधा हो जाएगा। और आधा होने का मतलब क्या है, ये ए बी बटा पी क्यू तो है हमारे पास, आधा होने का मतलब है कि बी सी का आधा हो गया पहला भाग बी डी, और क्यू आर भुजा का आधा हो गया है क्यू एम, क्योंकि यहाँ पे ये मध्य बिंदु है, माध्यिका मध्य बिंदु ही होती है, हमेशा मध्य बिंदु में भी काटती है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू में एक कोण और दो भुजाएं समानुपाती सिद्ध हो चुकी है। तो हमारी आकृति त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। लेकिन अभी तक हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें एक चीज का पता चल गया है कि जब हमारी त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें पहला संगत भाग तो बराबर हमें पहले से दिया हुआ था, ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू। हमें क्या करना है, हमें यह सिद्ध करना है ए डी भुजा और पी एम भुजा। तो संगत भाग हम क्या कर सकते हैं, बराबर ले सकते हैं। तो हम ले सकते हैं इसका भुजा ए डी और इसकी भुजा पी एम, जो हमारी क्या हो जाएगी, समानुपाती बराबर हो जाएगी। और जो हमने ये पहले त्रिभुज समानुपात किया था, समरूप किया था, तो उसके लिए रूल हम लिख सकते हैं, एक कोण और दो भुजाएं, तो हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे रूल से हुआ था। और संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो इस प्रकार से हमारी जो सवाल था वो भी क्या हो चुका है, इति सिद्धम। और इसी साथ हमारी प्रश्नावली संख्या 6.3 भी होती है कंप्लीट।